प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसमें हमको बिजनेस या प्रोफेशन से जो भी प्रॉफिट होता है उसका हम कैलकुलेशन इसमें करते हैं। इसके लिए फॉर्मेट होता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 या जो भी क्वेश्चन में दिया होगा वो। नेट प्रॉफिट जो पीएल में हमको दिया होगा हम उसको लेंगे। फिर एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंस जो पीएल में डेबिट हो चुके हैं बट वो डेबिट नहीं होते हैं पीजीबीपी में, यानी कि ऐसे एक्सपेंस जो पीजीबीपी में नहीं आते, यानी कि पर्सनल एक्सपेंस वगैरह, तो उसको हम प्लस करेंगे। लेकिन ऐसे एक्सपेंस जो पीजीबीपी में आते हैं लेकिन पीएल में नहीं दिया हुआ है तो हम उसको माइनस करेंगे। ऐसा इनकम जो पीजीबीपी में आता है बट पीएल में दिया हुआ नहीं है तो इनकम है इसलिए प्लस होगा। और अगर ऐसा इनकम जो पीएल में दिया हुआ है बट वो पीजीबीपी में नहीं आता, यानी कि अगर हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रहा है या आईओएस के कारण कोई इनकम हो रहा है तो वो सारी चीज़ें, वो इनकम इसमें माइनस हो जाएगा क्योंकि ये तो पीजीबीपी में नहीं आता है। तो फिर इसके बाद टोटल करने पे जो भी आंसर आएगा वो हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन होगा। अब इसके लिए हमको कुछ डिडक्शंस, कौन से डिडक्शन हमको मिल रहे हैं और कौन से डिडक्शन नहीं मिल रहे हैं पीजीबीपी में, वो देखना है। पीजीबीपी में डिडक्शन मिलने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो ये कंडीशंस फुलफ़िल हो, यानी कि जो एक्सपेंस है वो या तो बिजनेस या प्रोफेशन का होना चाहिए। एक्सपेंस कभी भी पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए। दूसरा, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए। कैपिटल यानी कि अगर हम कुछ एक्सपेंस मशीन पे या प्लांट किसी चीज़ पे कर रहे हैं और वो काफ़ी टाइम तक हमको फ़ायदा देगा, एक लंबे टाइम तक, तो वो कैपिटल नेचर हो गया। लेकिन वो अभी हमने कुछ खर्च किया और वो साल भर वो खर्च रहा और फिर ख़त्म हो जा रहा है उसका वैल्यू, तो फिर वो हमारा रिवेन्यू नेचर हो जाएगा। तो एक्सपेंस कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए और एक्सपेंस प्रीवियस ईयर का ही होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। उसके बाद डिडक्शंस आते हैं। तो डिडक्शन में अगर सेक्शन 30 में दिया हुआ है बिजनेस प्राइमिसेस, यानी कि बिल्डिंग वगैरह अगर है और हम उसको बिजनेस के लिए यूज़ हो कर रहे हैं तो उसमें रेंट, इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस और टैक्स के लिए हमको डिडक्शन मिलता है। लेकिन अगर जो कर देने वाला करदाता है वो खुद के मकान में कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको रेंट का डिडक्शन अलाउ नहीं होता है। फिर सेक्शन 31 आता है। इसमें रिपेयर और इंश्योरेंस, प्लांट और मशीनरी वगैरह है तो उस पर रिपेयर और इंश्योरेंस का डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन वही है कि कैपिटल नेचर का ये एक्सपेंस हमारा नहीं होना चाहिए। फिर सेक्शन 32 आता है। इसमें ये दिया हुआ है कि जो भी हम डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी पे निकालते हैं या बिजनेस प्रेमिसेस या किसी भी चीज़ पे निकालते हैं वो ब्लॉक ऑफ एसेट पे निकाला जाएगा। यानी कि एक बड़ा कारखाना है तो हम एक एक कारखाने के एक एक मशीन का डेप्री निकाल करके, जितने भी कारखाने हैं और जिसमें सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है, यानी कि एक ही दर से डेप्रिसिएशन लगता है, उनका एक ग्रुप बना करके फिर उसमें हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो बिजनेस प्राइमेसेस यानी कि बिल्डिंग्स वगैरह जो भी बिजनेस के लिए हैं, अगर वो रेजिडेंटल है यानी कि रहने के लिए है तो उस पर 5%, अगर कमर्शियल है यानी कि वहाँ पे व्यापार हो रहा है तो 10% उस पर डेप्री लगता है। रेसिडेंशियल में जो एम्प्लॉयज़ वगैरह के लिए जो होंगी वो सारी बिल्डिंग्स आ जाती हैं। फिर अगर फर्नीचर है तो उस पर 10% डेप्री लगेगा, मशीनरी है तो उस पर 15%, बुक्स पे 40%, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर वगैरह पे भी 40%, इंटेंजिबल एसेट जो भी होंगे उस पर 25% डेप्री लगता है। उसके बाद मोटर कार आता है। अगर कोई कार वार हायरिंग बिजनेस के लिए हमने लिया है तो हायरिंग बिजनेस के लिए रूल है कि 23 अगस्त 2019 के मतलब पहले अगर कोई कार लिया गया है तो उस पर 30%, और 23 अगस्त 2019 के बाद अगर कोई कार वार लिया गया है तो उस पर 45% डेप्री लगता है। अगर वो हायरिंग बिजनेस पे है यानी कि कार किराए पे लेना देना अगर ये बिजनेस है तब ये होगा। लेकिन अगर अदर देन हायरिंग यानी कि सिर्फ कार किसी को प्रोवाइड किया गया है बिजनेस के अंदर, तो अगर 23 अगस्त 2019 के पहले का है तो 15% और 23 अगस्त 2020 के 19 के बाद का है तो 30%। हायरिंग बिजनेस पे 30-45 और अदर देन हायरिंग में 15 और 30% लगता है। उसके बाद मैथड, इसमें कुछ नोट्स हैं कि जो मेथड होगा डेप्रिसिएशन का वो WDV होगा, यानी कि डाउन घटती किश्त पद्धति से लगेगा। और अगर जो एसेट है वो अगर हम प्रीवियस ईयर में 3 अक्टूबर के बाद लिए हैं तो फिर अगर प्रीवियस ईयर में 3 अक्टूबर के बाद लिया गया है यानी कि 180 दिन से कम अगर वो मशीनरी यूज़ हो रहा है तो फिर उसमें हाफ डेप्रिसिएशन लगता है।
अगर कोई न्यू प्लांट या मशीनरी लिया गया है तो उसमें हमको एडिशनल डेप्री मिलता है, ये याद रखिएगा। अगर कोई भी मशीनरी या फिर कोई फर्नीचर या कुछ भी 3 अक्टूबर के बाद लिया है तो उस पर हाफ डेप्री लगेगा, लेकिन सिर्फ न्यू और प्लांट और मशीनरी पे ही हमको एडिशनल डेप्री मिलता है 20% का। यानी कोई भी नया मशीनरी या प्लांट खरीदेंगे तो उसमें 20% अलग से डेप्री मिलेगा। ये एडिशनल इसलिए इसे एडिशनल बोलते हैं। बाकी जो डेप्री लगेगा वो तो लगेगा, लेकिन ये एडिशनल डेप्री मिलता है। अगर न्यू मशीनरी है लेकिन वो प्रीवियस ईयर में 3 अक्टूबर के बाद लिया गया है तो उसमें 10% एडिशनल डेप्री लग। तो अगर न्यू मशीनरी है प्रीवियस ईयर में 3 अक्टूबर के बाद लिया है तो एडिशनल डेप्री 10% हमको मिलेगा, ठीक है। और ये सिर्फ प्लांट और मशीनरी पे हमको एडिशनल डेप्री 20% का मिलता है। और अगर 3 अक्टूबर के बाद लिया है तो कोई भी डेप्री हम आधा निकालते हैं, ठीक। डिडक्शंस और भी डिडक्शंस मिलती हैं। इंश्योरेंस, स्टॉक और एम्प्लॉय के लिए अगर कोई इंश्योरेंस किया है तो उसमें बोनस का कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, प्रोविडेंट फंड या ग्रेचुटी अगर वो पे हो चुका है तभी उसका डिडक्शन हमको मिलेगा। उसके बाद बैड डेप्ट का भी डिडक्शन मिलता है। अगर इनकम टैक्स प्रोसीडिंग यानी कि इनकम टैक्स कैलकुलेट कराने के लिए अगर हम सीए को कोई पैसा दिए हैं तो उसका हमको डिडक्शन मिलता है। इनकम इंटरटेनमेंट और एडवर्टाइजमेंट का भी डिडक्शन हमको मिलता है। फिर रोज़ाना के जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उसका डिडक्शन, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पे यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक कानूनी चीज़ है और कॉन्ट्रैक्ट का भी अगर सही काम नहीं हो पाता या किसी कारण से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया जाता है तो उसमें भी हमको डिडक्शन मिलता है। वेट और वेट प्रोसीडिंग में भी डिडक्शन मिलता है। त्योहारों पे, दिवाली दशहरा पे कुछ खर्च हो रहे हैं बोनस वगैरह तो उस पर डिडक्शन मिलेगा। लीगल एक्सपेंस जो भी होंगे सब में डिडक्शन हमको मिलता है। अब आता है डिसअलावेंस। डिसअलावेंस में इनकम टैक्स, हेल्थ टैक्स, इन सब पे हमको डिडक्शन नहीं मिलता है। उसके बाद इनकम टैक्स प्रोसीडिंग पे डिडक्शन हमको मिलेगा, बट इनकम टैक्स पे डिडक्शन हमको नहीं मिलता है। एक्सपेंस जो इलीगल एक्टिविटी के लिए होते हैं वो सब पे डिडक्शन हमको नहीं मिलता है। अगर कुछ ब्रीच ऑफ लॉ है, यहाँ पे अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो डिडक्शन मिलता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं तो डिडक्शन मिलेगा। बट अगर कुछ कानून तोड़ रहे हैं, कानून के विरुद्ध कुछ काम कर रहे हैं तो उस पर वो अलाउ हमको नहीं होता है और उस पर हमको पेनल्टी देनी पड़ेगी। फिर पॉलिटिकल पार्टी के मैगजीन में कुछ एडवर्टाइजमेंट दिया है तो उसमें डिडक्शन नहीं मिलता। चैरिटी, डोनेशन, ट्रांसफ़र टू रिजर्व, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर इशू करने पे जो एक्सपेंसेस हुए, इंटरेस्ट जो कैपिटल के ऊपर अपन को मिल रहा है, ये सब हमको डिडक्शन इसमें नहीं मिलता है तो ये डिसअलाउ होगा। फिर टीडीएस, अगर आउटसाइड इंडिया अगर हम टीडीएस नहीं काटे हैं, टीडीएस एक टाइप से टैक्स है समझ लीजिए, अगर टीडीएस नहीं काटा है या हमने काट तो लिया लेकिन हमने उसे जमा नहीं किया अभी तक तो वो अलाउ नहीं होगा। अगर इंडिया में है, टीडीएस नहीं काटा हमने या फिर काट भी लिया लेकिन जमा नहीं किया या तो ड्यू डेट के बाद जमा कर रहे हैं तो 30% का हमको एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे मिस्टर एन एक प्रिपेयर कर रहे हैं प्रॉफिट और लॉस 31 मार्च 2020 के लिए। इसमें सैलरी एंड वेजेस है, ये तो अलाउ हो जाएगा, ये बिजनेस का ही खर्चा है, रेंट है, खर्चा है बिजनेस का। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड तो हाउस का है तो ये इसमें नहीं आएगा, तो इसको हमको डिसअलाउ करना पड़ेगा। और डिसअलाउ इसमें दिया हुआ है और इसको डिसअलाउ करना है। इसमें तो पहले माइनस हो चुका है तो हम इस एक्सपेंस को फिर से माइनस तो नहीं कर सकते, इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस। अब इनकम टैक्स भी नहीं आता मतलब ये भी प्लस होगा। एडवर्टाइजमेंट आता है तो इसको नहीं करेंगे। उसके बाद पोस्टेज एक्सपेंसेस है, पोस्ट वगैरह करने पे तो ये भी आता है। गिफ्ट टू रिलेटिव, रिलेटिव को तो गिफ्ट देना ये नहीं आएगा बिजनेस में तो ये भी हमारा एक्सपेंस में प्लस हो जाएगा। अब फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ये तो बिजनेस के लिए है तो ये अलाउ होगा, लेकिन सॉरी ये अलाउ नहीं होगा। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है तो ये तो अलाउ नहीं होगा क्योंकि ये एम्प्लॉय के लिए है। और बैड डेट रिजर्व ये भी अलाउ नहीं होगा। उसके बाद ऑडिट फीस है और ये नेट प्रॉफिट है। हम क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। गिफ्ट टू रिजर्व ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है और गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव तो ये भी इसमें नहीं आता है। हमारा नेट प्रॉफिट दिया हुआ था क्वेश्चन में 2,11,500 का। अब हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है इसलिए इसे हम हटाएंगे तो ये दिया हुआ था 82,000 का। इनकम टैक्स बुक में दिया हुआ था 900 रुपये का। गिफ्ट टू रिलेटिव 900 रुपये।
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2100 और बेड डेप्थ रिजर्व दिया हुआ था 800। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस में हमारे पीजीबीपी में नहीं आती हैं, डिसअलाउ होती हैं, इसलिए हम इसको इसमें प्लस कर रहे हैं, यानी कि डिसअलाउ करने के लिए प्लस कर रहे हैं ये सारी एक्सपेंसेस। अब ये टोटल कर देंगे तो आ जाएगा 86,700। गिफ्ट टू रिलेटिव, ये भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और ये रिसीव गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव है, यानी कि ये हमारा इनकम बोल रहा है, बट ये तो पीजीबीपी में, क्योंकि इसमें सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड चीज़ आती है, इसलिए इसे हम माइनस करेंगे। ये कॉस्ट था इसका 275, तो हम 2,11,500 में से 68,700 और 275 माइनस करेंगे, तो हमारा टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगा 2,97,925।